हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 30 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, मना करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। मतलब क्या है कि आर्टिकल 23 हमें मना करता है इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन बोले तो जैसे आजकल क्या होता है कि बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी इलीगल जो है स्मगलिंग की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या एक देश से दूसरे देश में। इसको बोलते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ठीक है। और फोर्स लेबर होता है जब आप किसी इंसान का मन नहीं है किसी चीज़ को करने का, लेकिन फोर्सफुली आप उससे वो चीज़ करवा रहे हो और उसको उतना वेतन या उतनी सैलरी या उतनी पेमेंट आप नहीं दे रहे हो जितनी वो डिजर्व करता है उस काम के लिए। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स लेबर। और ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स होता है जब आप इलीगल वे से इंसानों को ट्रांसपोर्ट करो या उनकी स्मगलिंग करो, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। इसको क्या करता है? ये मना करता है और ये एक पुनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप ये करते हैं तो ये एक लीगली पुनिशेबल ऑफेंस है और कानून के तहत आपको सजा भी हो सकती है। ये अवेलेबल है किसको? ये बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स, मतलब हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं और एलियंस। एलियंस कौन होते हैं? ठीक है, ALIENS। एलियंस कौन होते हैं? एलियंस होते हैं फॉरनर्स, ठीक है। फॉरनर्स को हम एलियंस बोलते हैं। ये अवेलेबल है बोथ हमारे अपने सिटीजन्स के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए, और बाहर के लोगों के लिए भी, फॉरनर्स के लिए भी ये अवेलेबल है। और ये अगेंस्ट द स्टेट भी अवेलेबल है और अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन भी अवेलेबल है। मतलब ये स्टेट को भी रोकता है आपकी स्मगलिंग करने के लिए और प्राइवेट पर्सन को तो रोकता ही है। स्टेट भी आपके साथ आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती और एक प्राइवेट जो पर्सन है वो भी आपकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। तो ये दोनों के खिलाफ है, स्टेट को भी रोकता है और प्राइवेट पर्सन को भी रोकता है। और ये अवेलेबल किसको है? बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, दोनों को ये अवेलेबल है और ये पुनिशेबल ऑफेंस है। और आर्टिकल 23 बेसिकली कहता क्या है? ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिकिंग क्या होती है? ट्रैफिकिंग होती है इलीगल स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जस्ट स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन करना, उसको ये मना करता है और उनसे फोर्स लेबर करवाने को भी ये मना करता है। तो फोर्स लेबर जो है वो होता है कंपेल करते हैं हम किसी पर्सन को उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट हिज विश। उसको अगेंस्ट हिज विल जो है उसको हम मतलब कंपेल करते हैं कि आपको ये काम करना है, और उसको जो वेजेस देते हैं हम, वो बिल्कुल मिनिमम वेजेस होते हैं जिसमें हो सकता है इसका सिर्फ सर्वाइवल जो है वो भी पॉसिबल ना हो। उसको बोलते हैं हम फोर्स लेबर। तो ये था आर्टिकल 23 क्लॉज 1। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 का कहना है जो स्टेट है वो लेकिन आपसे ये काम करवा सकती है। ये काम कब करवा सकती है? ये तब करवा सकती है जब हमारी जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, जब उस पर थ्रेट आन पड़े और आपकी ज़रूरत पड़े कि आप क्या करो, आप फील्ड ऑफ वॉर जो होती है, ठीक है, वॉर फील्ड में आपको कूदवाने की ज़रूरत पड़े तो स्टेट क्या कर सकती है? स्टेट आपको बोल सकती है कि जाओ लड़ो। तो आपको लड़ने के लिए बोल सकती है और आपको जाना भी पड़ेगा, अपने देश के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलिट्री सर्विस है, सोशल सर्विस है, और हो सकता है कि स्टेट आपको इसके लिए पेमेंट भी ना करे, लेकिन आपको देश प्रेम में या देश की सेवा के लिए हो सकता है वॉर फील्ड में जाना पड़े या बैटल फील्ड में जाना पड़े। तो स्टेट जो है आपसे ये काम करवा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन और कोई इंसान जो है आपसे ये काम नहीं करवा सकता। लेकिन स्टेट भी तभी करवा सकती है जब हमारी सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो आपको बैटल फील्ड में जाना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया में क्या है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। आपको पता है रशिया में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। इवन जापान की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी कम हो रही है। 2030 तक जापान की पॉपुलेशन आई थिंक 10 करोड़ तक आ जाएगी। अभी 15 करोड़ के आसपास है, तो 10 करोड़ के आसपास जो है उसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। तो रशिया के पास वैसे ही लोग कम है, तो उसने क्या किया, अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है तो वो अपने लोगों को मतलब बोल रहे थे कि आपको बैटल फील्ड में जाना है। तो लोग क्या कर रहे थे? अपनी बाजू तोड़ रहे थे, अपनी टांग तोड़ रहे थे कि ताकि उनको बैटल फील्ड में ना जाना पड़े। तो इस तरह के काम कर रहे थे वो लोग। तो यही इसमें डिस्कस किया है कि स्टेट आपको क्या कर सकती है? स्टेट आपको ले जा सकती है बैटल फील्ड में लड़ने के लिए। इसके लिए हो सकता है कि स्टेट आपको पे भी ना करे, ठीक है, आपकी सर्विस के लिए आपको पेमेंट भी ना करे। तो ये स्टेट का हक है कि वो आपको ले जा सकती है और आपको भी देश प्रेम में ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसा करते टाइम स्टेट ये नहीं ये देखेगी ये अमीर का बच्चा इसको मैं नहीं लूँगी, ये गरीब का बच्चा इसको ले लूँगी, ये इसका रिलीजन ये है, इसकी कास्ट, रेस, सेक्स, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट, ठीक है। जब स्टेट ये सर्विस आपसे लेगी तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा
तो स्टेट हर कास्ट के बंदे को, हर रिलीजन के बंदे को ले सकती है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी ये सर्विस आपसे लेते टाइम। आर्टिकल 24 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है हैजर्डस जॉब में। हैजर्डस क्या होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवेज होगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप एटसेट्रा लगा सकते हो। ऐसे कुछ चीज़ों में जहाँ पे जो मतलब खतरनाक काम है, उनमें जो बच्चों का जो काम करना है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। लेकिन ये प्रोहिबिट नहीं करता जो हार्मलेस वर्क है। हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में ये सब चीज़ें मना नहीं है, उसमें बच्चे काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में यहाँ पे जजमेंट दी थी कि स्टेट अथॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए बच्चों के राइट्स, ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। ये राइट्स जो हैं स्टेट की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये राइट्स के बच्चों को प्रोटेक्ट करे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है, और ये एक हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है, इंडिया क्या करेगी, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगी, सभी रिलीजन को इज्जत के साथ देखेगी, सभी रिलीजन को प्रमोट करेगी, मेंटेन करेगी। इंडिया किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो रेवेन्यू या पैसा नहीं देगी उनको अपना रिलीजन बढ़ाने के लिए। वो एक नज़रों से सभी रिलीजन को देखेगी। हमारी स्टेट, हमारा इंडिया, तो इसलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है। तो हम देख लेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल्स हैं 25 से लेकर 28 तक, ये क्या बोलते हैं। तो पहला आर्टिकल देखते हैं, इसमें आर्टिकल 25 क्या बोलता है। आर्टिकल 25 हमें बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसेंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप अपने बिलीफ को फॉलो कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपोगेट भी कर सकते हो। ये आप इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हो या कलेक्टिवली आप अपने लोगों के साथ मिलकर ये सब कर सकते हो। स्टेट इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी और स्टेट ना आपको पैसा प्रोवाइड करेगी ये सब करने में। इसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट, ठीक है। इट कवर्स बोथ रिलीजियस बिलीफ्स एज वेल एज रिलीजियस रिचुअल्स। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कुछ, लेकिन ऐसा काम आप कोई भी नहीं करोगे जिससे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ऐसे प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, जिसे ये सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो या ये सब चीज़ें जो हैं अपने बैलेंस से बिगड़ जाएं, ऐसा काम आप नहीं करेंगे अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट से। तो ये राइट आपको नहीं है। ये राइट जो है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये राइट जो है ये भी रिस्ट्रिक्शंस में है। ये राइट आप किसी रिस्ट्रिक्शन में होके अपने राइट को क्या करेंगे, कंसाइंस करेंगे, प्रोफेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक ऑर्डर को देखें ही ना, पब्लिक ऑर्डर पूरा बिगड़ जाए, मोरालिटी बिगड़ जाए और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के वो भी क्या हो जाए, फंडामेंटल राइट्स भी लोगों के हनन हो, ठीक है, डिस्टर्ब हो, फंडामेंटल राइट्स में भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो ये सब जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब आप नहीं करेंगे। तो वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स इज इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। तो सिख रिलीजन में जो वेयरिंग ऑफ जो कृपान होता है वो पार्लियामेंट ने क्या किया है, उसकी अनुमति दी है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करते टाइम, अपने रिलीजन को मतलब प्रोफेस करते टाइम आप क्या कर सकते हो, कृपान कैरी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। तो आपको पता है जो नागालैंड, मिजोरम वाली साइड क्या है, मोस्टली स्टेट्स की जो लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। वो इंग्लिश क्यों है, वो इंग्लिश इसलिए है क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के टाइम जो क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियंस आते थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में ज़्यादा जाके वहाँ पे कन्वर्जन करवाते थे लोगों का, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करवाते थे। तो इसलिए वहाँ पे जो लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, वो ज़्यादातर इंग्लिश है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 क्या करता है, आर्टिकल 25 मना करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी दूसरे रिलीजन के इंसान को अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो कन्वर्ट हो जाए। हाँ, वो इंडिविजुअली अपनी चॉइस से कन्वर्ट होना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने रिलीजन में। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये एक ग्रुप को परमिट करता है, ग्रुप का फंडामेंटल राइट है कि उसको फ्रीडम है अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनको अनुमति है कि वो अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, रिलीजन के रिलेटेड जो उनके अफेयर्स हैं
उनको मैनेज करने में उनके पास आज़ादी है, उनके पास फंडामेंटल राइट है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और राइट टू ओन, एक्वायर एंड एडमिनिस्ट्रेट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उनके पास ये भी राइट है कि वो एक प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है अपना इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पे अपने इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकते हैं। ये भी उनके पास क्या है, राइट है। लेकिन इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसमें भी जो पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी और हेल्थ, और ऐसे कोई प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करे, ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को जो है वो प्रैक्टिस करते टाइम। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये कलेक्टिव फ्रीडम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूशन को आप मैनेज कर सकते हो, उनके अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। उसके बाद उसके साथ साथ क्या है कि पब्लिक ऑर्डर जो है, मोरालिटी जो है, हेल्थ जो है, और जो प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, वो हर्ट नहीं होने चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ देयर रिलीजन। आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, और स्टेट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो प्रमोट हो। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो रिलीजियस पर्पसेस के लिए किसी भी इंसान को टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि आप बायस ना हो एक रिलीजन की तरफ, आपको सभी रिलीजन को एक ही नज़रों से देखना है। ये स्टेट है तो इसके लिए सभी रिलीजन जो हैं वो एक समान है, इसको किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है, मेंटेन नहीं करना है, इसको सभी रिलीजन को एक जैसे देखना है, एक तरीके से देखना है। स्टेट कैन हाउएवर चार्ज फी फॉर सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशल सर्विसेज। स्टेट क्या करेगी, टैक्स नहीं लेगी लेकिन फीस ले सकती है, कुछ फीस ले सकती है, और वो फीस क्या करेगी स्टेट, उन्हीं ही लोगों के जैसे पिलग्रिम्स होते हैं, ठीक है, उनकी सर्विसेज के लिए, उनके लिए स्पेशल जो है, स्पेशल जो क्या बोलते हैं सर्विसेज होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो पैसा जो है वो लगाया जाएगा। तो स्टेट ये जो है, ये फीस जो है ये ले सकती है। द स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ और मेंटेन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो फीस जो है, कोई भी जो पैसा जो स्टेट लेगी आपसे, उसको जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने में नहीं लगाएगी। उस पैसे से क्या होगा, सभी रिलीजन को एक साथ मेंटेन किया जाएगा। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन्स के बेसिस पे कि ये रिलीजन है तो इसको मुझे छोड़ देना है, मुझे इस रिलीजन को ज़्यादा मान्यता देनी है, इस रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करना है, इस रिलीजन को ज़्यादा ऊपर उठाना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगी स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेगी, सभी रिलीजन को इक्वली बढ़ावा देगी। और अगर पैसा बांटने की बात आती है, रेवेन्यू बांटने की बात आती है, तो सभी रिलीजन को इक्वल परसेंटेज में पैसा देगी। ये काम है स्टेट का, एक सेकुलर गवर्नमेंट का यही काम होता है, एक सेकुलर स्टेट का यही काम होता है। तो मैंने आपको बता दिया टैक्सेस कैन बी यूज टू प्रमोशन एंड मेंटेन ऑफ ऑल द रिलीजन। सभी रिलीजन को मेंटेन करने के लिए जो टैक्सेस हैं वो यूज किए जाएंगे। फी जो है वो पिलग्रिम्स पे लगाई जाएगी ताकि उनको स्पेशल सर्विसेज जो है और सेफ्टी जो है वो मीट हो सके, वो उनको मिल सके। फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ऐसा होता है कि किसी किसी स्कूल में या कॉलेज में क्या होता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो आपका मन है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप लो या ना लो, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट फंड्स। स्टेट के पैसे से कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या वो स्कूल है, अगर वो स्टेट के फंड से जो है मेंटेन होता है, चलता है, तो उसमें नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं दी जाएगी। अगर दी जाती है तो ये एक पुनिशेबल ऑफेंस है। ऐसा होगा कि स्टेट के पैसे से जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है मेंटेन किया जाता है, चलता है, उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दी जाएगी। किसी भी इंसान को ज़रूरत नहीं है कि वो ज़रूरी ही किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का लेक्चर, क्लास क्या हो, वो अटेंड करे अपने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। ये ज़रूरी नहीं है, अगर उसका करना है नहीं करना है ये उसका अपना मन है, ठीक है। और अगर वो 18 साल से कम है, वो माइनर है, तो उसके गार्डियन से या उसके पेरेंट्स से अनुमति लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड से क्या हो, स्टेट फंड से चलता हो या स्टेट की रिकॉग्नाइजेशन हो उसमें, और अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हो रिलीजियसली, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो अटेंड करो ही। आपका मन है आप अटेंड कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। तो ये डिवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 कैटेगरीज में, ठीक है। 4 कैटेगरीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको डिवाइड करता है। तो पहला है जो होली मेंटेन बाय स्टेट, स्टेट के पैसे से फुली मेंटेन्ड होते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें परमिटेड नहीं है।
तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होते हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइजेशन जो होती है वो स्टेट की दी जाती है। तो ये आपका मन है, इसमें वॉलेंट्री बेसिस पे आप ज्वाइन कर भी सकते हो ये लेक्चर्स, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप सुन भी सकते हो, नहीं भी सुन सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एड रिसीव करते हैं स्टेट की। ये एड किसी भी प्रकार की हो सकती है, स्टेट आपको बिल्डिंग बना के दे सकती है, स्टेट आपके जो अफेयर्स हैं वो मैनेज कर सकती है, स्टेट आपको पैसा दे सकती है अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। तो ये जो एड होती है, जिस इंस्टीट्यूशन में ये एड दी जाती है और उसी इंस्टीट्यूशन में अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं, तो इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना या सुनना ये आपकी मर्जी पे बेस करेगा, ना कि उस इंस्टीट्यूशन पे बेस करेगा, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो फोर्थ है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर ए रिलीजियस एंडोमेंट्स। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पे। आर्टिकल 29 से 30 तक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हालांकि जो माइनॉरिटीज वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस नहीं किया है, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये हम आर्टिकल 29 से 30 तक बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो आर्टिकल 29 हमें क्या प्रोवाइड करता है कि ऐसे सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, जो किसी भी इंडिया के पार्ट में रह रहे हैं, उनको राइट है, उनको फुल राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, उनको राइट है कि इन सबको वो कंजर्व करके रख सकते हैं। क्या बोलता है आर्टिकल 29 कि ऐसे सिटीजन्स जो किसी भी जो हमारी स्टेट के, स्टेट मीन्स कंट्री, जो हमारी कंट्री के किसी पार्ट में रह रहे हैं, उनको फुली जो है राइट है, उनका फंडामेंटल राइट है वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को क्या कर सके, कंजर्व कर सकें। उसमें जो है स्टेट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी दिक्कत नहीं देगा। और किसी भी सिटीजन के लिए स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी माइनॉरिटी के बेसिस पे कि उसको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या दे, एडमिशन दे। मतलब स्टेट क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देते टाइम ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, लैंग्वेज, इन सब बेसिस पे स्टेट क्या करेगी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज पता चल गई आपकी कि जो रिलीजियस ग्रुप है, उस रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं फॉलो करने वाले, वो ज़्यादा कम है, वो कम है, ज़्यादा कम है, तो उसको बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो हुई उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बहुत कम है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो आर्टिकल 29 क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इन दोनों को आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि माइनॉरिटीज़ का राइट है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश भी कर सकती हैं और एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। उनका अपना मन है, वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रख सकते हैं, अपना स्टाफ को चुन सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिशन किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो ना भी दें, उसमें भी कोई भी उनको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू द माइनॉरिटीज। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस के वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और जो कंपनसेशन अकाउंट है वो फिक्स किया है स्टेट ने। किसके लिए कंपनसेशन अकाउंट, कि अगर उनकी प्रॉपर्टी में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है माइनॉरिटीज़ के लिए, अगर वो ज़मीन जो है वो प्रॉपर्टी अगर स्टेट को चाहिए, कंपलसरी है कि वो स्टेट को चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ काम है जिससे जो पब्लिक जो है, पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ है, तो अगर वो प्रॉपर्टी को स्टेट लेती है तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट है, कंपनसेशन अमाउंट है, जो स्टेट क्या करेगी, उस माइनॉरिटी को देगी। और अगर माइनॉरिटीज़ को ग्रांट कर रही है एड, स्टेट क्या कर रही है, बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एड ग्रांट करेगी, तो उसमें स्टेट क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी अपनी हेल्प प्रोवाइड करते टाइम, कि इस माइनॉरिटी को, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो इसको मैं ज़्यादा पैसा दूंगी, ये रिलीजियस माइनॉरिटी है तो इसको कम दूंगी, ये एथनिक माइनॉरिटी है तो इसको मैं ज़्यादा दूंगी। तो ऐसा सब चीज़ें जो हैं ये स्टेट नहीं करेगी। Granting aid. During granting aid, state shall not discriminate against any educational institution managed by a minority. तो माइनॉरिटी सबको स्टेट क्या करेगी, एक इक्वली जो एड जो है वो प्रोवाइड करेगी। और माइनॉरिटी मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, कहीं भी माइनॉरिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच।